In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Zishan Haider and my qualification is MA English M.Ed. The topic of the day is characteristics and types of verb, यानी वर्ब की खसूसियात और उसकी इकसाम। जिस तरह किसी भी ज़ुबान में फ़िक्रे यानी सेंटेंस को बुनियादी अहमियत हासिल है, इसी तरह वर्ब इज़ द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेंटेंस, यानी जो वर्ब है ये किसी भी सेंटेंस का न्यूक्लियस है, सेंट्रल पॉइंट है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में वर्ब के बगैर कोई भी फ़िक्रा नहीं बन सकता, क्योंकि इट इज़ द सोल ऑफ लैंग्वेज, ये किसी भी ज़ुबान की रूह है। यहाँ वर्ब की 10 झैल खसूसियात पर गुफ्तगू होगी। नंबर 1 टेंस, नंबर 2 वॉइस, नंबर 3 मूड। टेंस, इट इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अस द टाइम ऑफ एक्शन, यानी टेंस जो है ये हमें एक्शन के वक्त के बारे में बताता है कि एक्शन किस वक्त पर हुआ। एग्जाम्पल, वी गो, हम जाते हैं, ये हमें प्रेजेंट के बारे में बता रहा है। वी वेंट, हम गए, यानी एक्शन पास्ट में हुआ। वी विल गो, हम जाएंगे, यानी एक्शन फ्यूचर में होगा। वॉइस, द फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज वेदर सब्जेक्ट डज समथिंग और समथिंग हैज़ डन टू इट। वर्ब की ऐसी शक्ल जो ये ज़ाहिर करती है कि सब्जेक्ट यानी फ़ाइल ने कोई काम किया है या कोई काम किसी फ़ाइल से वाक़या हुआ है। एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर, वो एक ख़त लिखता है, एक्टिव वॉइस, या ही जो है वो एक्टिव है, फ़ाइल जो है वो एक्टिव है, इसके बगैर फ़िक्रा नहीं बन सकता। अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम, एक ख़त उससे लिखा जाता है, ये पैसिव वॉइस है। यहाँ जो ही है वो हिम में चेंज होकर पैसिव हो गया, यानी अगर हम बाय हिम को हटा देते हैं तो फिर भी फ़िक्रा मुकम्मल रहेगा। अ लेटर इज़ रिटन, ये फ़िक्रा बिल्कुल ठीक है। एक ख़त लिखा जाता है, कौन लिखता है? जो मर्ज़ी लिखता है, बस ख़त लिखा जाता है, तो फ़िक्रा जो है मुकम्मल है। सेंटेंस इज़ कंप्लीट विदाउट बाय हिम, बाय हिम के बगैर ये कंप्लीट है। तो ये यहाँ पर जो ही था वो पैसिव हो गया, इसका रोल जो है वो पैसिव हो गया, तो इसलिए इसको पैसिव वॉइस कहते हैं। तो इस पर डिटेल जो है वो गुफ्तगू इंशाल्लाह पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में होगी। मूड, इट इज़ मोड और मैनर, ये एक ऐसा अंदाज है इन विच द एक्शन डिनोटेड बाय अ वर्ब, कि जिसमें जो एक्शन है इज रिप्रेजेंटेड, उसकी नुमाइंदगी की जाती है। तो मूड इसी तरह जिस तरह हमारे मूड होते हैं, कभी हम सवालिया मूड में होते हैं, सवालिया अंदाज में बात करते हैं, कभी हम गुस्से के अंदाज में बात करते हैं, कभी हम हुक्मिया अंदाज में बात करते हैं, तो इसी तरह जो वर्ब है उसके भी मुख्तलिफ मूड होते हैं। देयर आर 3 मूड्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में इसके 3 मूड्स हैं। नंबर 1 इंडिकेटिव, नंबर 2 इम्पेरेटिव, नंबर 3 सब्जंक्टिव। इंडिकेटिव, इट इज़ यूज्ड टू मेक अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड टू आस्क अ क्वेश्चन, ये किसी भी स्टेटमेंट बयान को, जो फैक्ट है उसकी स्टेटमेंट को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें एंड पे फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं। एंड टू आस्क अ क्वेश्चन, या कोई सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी सादा स्टेटमेंट, कोई सेंटेंस जिसके एंड पे फुल स्टॉप इस्तेमाल होता है वो इंडिकेटिव मूड को ज़ाहिर करता है फ़िक्रे के। और इस तरह अगर उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होता है तो इसको इंट्रोगेटिव मूड में भी लिखते हैं, लेकिन कई ग्रामर जो है वो इसको इंडिकेटिव में ही शुमार करती हैं, तो ये इंडिकेटिव मूड में आ जाता है। एग्जाम्पल है, असलम गोज़ टू स्कूल, डेली असलम रोज़ाना स्कूल जाता है, तो एंड पे फुल स्टॉप है, ये इंडिकेटिव मूड है। इस तरह आर यू वेल, क्या आपकी तबीयत ठीक है, क्या आप ठीक ठाक हैं, तो एंड पे क्वेश्चन मार्क है, तो इंडिकेटिव मूड को ज़ाहिर कर रहा है। इम्पेरेटिव मूड, इम्पेरेटिव को उर्दू में हुक्मिया कहते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं हुक्म ही हो, ऑर्डर ही हो, इसमें रिक्वेस्ट भी हो सकती है, वार्निंग भी हो सकती है, एडवाइस भी हो सकती है। तो इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कमांड एंड एग्जॉर्टेशन एंड प्रेयर,
ये एक कमांड को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड एग्जॉर्टेशन, एग्जॉर्टेशन कहते हैं जब किसी को अर्ज किया जाए, स्ट्रांगली अर्ज किया जाए, किसी को उबारा जाए, तरगीब दी जाए किसी बात के लिए। एंड अ प्रेयर, किसी दुआ के लिए। एग्जाम्पल है कम हेयर, इधर आए, तो ये कमांड है, हुक्म है। इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, ये इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। एक्चुअली ये होता है यू कम हेयर, तो हुक्म चूंकि हमेशा सामने वाले को दिया जाता है तो इसलिए ये अंडरस्टूड होता है, यू लिखा नहीं जाता। तो ट्राई टू डू बेटर, बेहतर करने की कोशिश करें, तो ये एग्जॉर्टेशन इसमें पाई जाती है, यानी एक इसमें अर्ज है, उभारा जाता है किसी को किसी काम के करने के लिए। हैव अ मर्सी अपॉन अस, खुदा हम पर रहम करे, तो इसमें प्रेयर है। नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड जो है उसको कहते हैं इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस विश, ये किसी ख्वाहिश का इजहार करने के लिए इस्तेमाल होता है मूड। इट हैज़ टू टाइप्स, इसकी टू टाइप्स हैं। नंबर 1 प्रेजेंट सब्जेक्टिव, नंबर 2 पास्ट सब्जेक्टिव। एग्जाम्पल है इट इज सजेस्टेड, ये नसीहत की जाती है दैट अ रिंग रोड बी बिल्ट टू रिलीव द कंजेशन, के भीड़ को कम करने के लिए एक रिंग रोड जो है वो तामीर किया जाए। इसमें जो बी है, BEB, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को जाहिर कर रहा है। तो बी फॉर्म जो है, जो यहाँ लगी हुई है, किया जाए, तो यहाँ पर बी जो है ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव को जाहिर कर रहा है। और दूसरी मिसाल है इसकी आई विश, मेरी ख्वाहिश है, आई न्यू हिज नेम, के मैं तुम्हारे नाम को जानता। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, आई डोंट नो हिज नेम, के मैं उसके नाम को नहीं जानता। तो यहाँ पे नोट कर लें कि सम टाइम पास्ट टेंस में रेफर टू प्रेजेंट टाइम। इस पे इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू टेंस में होगी कि टेंस का मतलब तो टाइम ही होता है, लेकिन टेंस एंड टाइम हैज़ रिलेशन बट नॉट वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन रिलेशनशिप नहीं होता। प्रेजेंट टेंस हमें ज़रूरी नहीं कि प्रेजेंट के बारे में बताए, वो फ्यूचर के बारे में भी बता सकता है। तो ये वन टू वन रिलेशनशिप नहीं होता। इस पर इंशाल्लाह टेंस पर जब हम बात करेंगे तो मुकम्मल इस पर गुफ्तगू होगी। तो यहाँ पे भी हमें जो पास्ट टेंस है या पास्ट टेंस है आई न्यू हिज नेम, लेकिन यहाँ पे हमें प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहा है। इस तरह के आई एम सॉरी, मतलब ये दे रहा है कि आई एम सॉरी आई डोंट हिज नेम, के मुझे अफसोस है कि मैं उसके नाम को नहीं जानता। तो ये जो ख्वाहिश आ जाती है जिसमें, इसी तरह काश आ जाता है, तो वो पास्ट सब्जेक्टिव को डील करता है, यानी अनरियल पास्ट होते हैं। वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता, तो ये अनरियल पास्ट होते हैं। तो ये तो करेक्टरिस्टिक्स हैं जिन पर हमने गुफ्तगू की। और आगे आ गए टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब की इकसाम। तो यहाँ एक क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। वैलेंसी के मुताबिक जो है वो वर्ब की टाइप्स क्या हैं, तो उस पर एक जो है वो गुफ्तगू होने जा रही है, इसको गौर से सुनिएगा। अंग्रेज़ी ज़ुबान में वैलेंसी का तस्वर केमिस्ट्री से लिया गया है, जिसकी वजाहत इस तरह की गई है। द पोटेंशियल और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की कैपेसिटी या पोटेंशियल टू कंबाइन, मिलने के लिए विद अदर एलिमेंट्स, दूसरे अनासर के साथ, इज़ कॉल्ड इट्स वैलेंसी, वो उसकी वैलेंसी कहलाता है। यानी जितने वो इलेक्ट्रॉन वो उसको दे सकता है और उसको स्टेबल कर सकता है, तो इस तरह उसकी जो कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रॉन देने की और लेने की और उसको स्टेबल करने की, वो उसकी वैलेंसी होगी। अंग्रेज़ी ज़ुबान में वैलेंसी ऑफ वर्ब की वजाहत इस तरह की गई है। द नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स दैट अ वर्ब टेक्स, यानी ऐसे आर्गूमेंट्स के नंबर जो है उनकी तादाद जो वर्ब रिक्वायर करता है, इज़ कॉल्ड इट्स वैलेंसी, वो उसकी वैलेंसी कहलाता है। वर्ब्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट, और वर्ब्स को इस तरह भी इसको क्लासिफाई किया जाता है एज अंडर, और इसकी तफसील दर्ज झैल है। तो नंबर 1 वैलेंसी के हिसाब से एविलेंट, नंबर 1 है एविलेंट, यानी ऐसा वर्ब जिसकी वैलेंसी 0 होती है। वर्ब हैज़ नीदर अ सब्जेक्ट नॉर एन ऑब्जेक्ट। तो जब वर्ब की वैलेंसी 1 होती है, इससे मुराद ये है कि सिर्फ वर्ब भी है, सिर्फ फेल ही बयान किया गया है, तो उसमें ना तो उसके पास कोई सब्जेक्ट है ना ही ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम फिर ज़ीरो वैलेंसी कहेंगे। तो ज़ीरो वैलेंसी डज नॉट अकर इन इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज में ज़ीरो वैलेंसी नहीं होती, यानी एक फ़िक्रा जो है सिर्फ वर्ब से कोई भी फ़िक्रा इंग्लिश का नहीं बन सकता, उसके लिए सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, यानी एक सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो मिलकर फ़िक्रा बनाएंगे। और कई लैंग्वेज हैं जो दुनिया में सिर्फ वर्ब से ही फ़िक्रा बन सकता है, लेकिन अंग्रेज़ी ज़ुबान में सिर्फ वर्ब से फ़िक्रा नहीं बन सकता। ताहम
इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के ज़रिए फ़िक्रा बनाया जा सकता है, जैसे इट इज़ रेनिंग, तो एक्चुअली फ़िक्रा ये द रेन इज़ रेनिंग यानी बारिश हो रही है, तो लेकिन यहाँ पे बारिश हो रही है तो सब्जेक्ट नहीं है, तो हम इट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ लगा देते हैं, तो इसलिए ये फिर फ़िक्रा बन जाता है। तो अदरवाइज़ जो है वो सिर्फ वर्ब से फ़िक्रा जो है वो नहीं बनता, यानी सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। नंबर 2 पे आ गया ये इंट्रांजिटिव, इसकी वैलेंसी 1 है। वर्ब ओनली हैज़ अ सब्जेक्ट, इसमें फ़िक्रे को कायम रखने के लिए, स्टेबल करने के लिए, फ़िक्रे और के मानी और मफहूम को वाज़ह करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए सिर्फ सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ही रन्स, वो भागता है। इट डज़ नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट सेल्फ, तो इस फ़िक्रे को मुकम्मल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ही रन्स, वो भागता है, यहीं पर जो है फ़िक्रा वो मुकम्मल हो जाता है और उसके मानी और मफहूम जो है वो वाज़ह हो जाते हैं, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ सब्जेक्ट से ही वो मुकम्मल हो जाता है, उसको, ऐसे वर्ब को हम जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो यहाँ पे रन्स जो है, ये रन्स जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और जो ही है ये इसमें सब्जेक्ट है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। आगे ट्रांजिटिव वर्ब, इसकी वैलेंसी 2 है। द वर्ब हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब के साथ हमारे पास यानी सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। अब ईट्स जो है ये यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, इसकी वैलेंसी 2 है, यानी हमारे पास 2 आर्गूमेंट हैं। शी भी जो सब्जेक्ट है और एन एप्पल, एक सेब, शी ईट्स एन एप्पल, वो एक सेब खाती है, तो शी ईट्स वो खाती है, तो यहाँ पे फ़िक्रा मुकम्मल नहीं होता, वो क्या खाती है, तो फ़िक्रे का मानी मफहूम क्लियर नहीं होता। सेंटेंस की डेफिनेशन यही होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस एंड एंड्स इन फुल स्टॉप इज कॉल्ड अ सेंटेंस, यानी लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ जो मुकम्मल मानी और मफहूम दे। तो शी ईट्स पर आकर मुकम्मल मानी मफहूम नहीं अदा होता। एन एप्पल यानी इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, इट नीड्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ, तो इसको मुकम्मल होने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, ये ऑब्जेक्ट रिक्वायर करता है। तो इसलिए जब हम कहते हैं शी ईट्स एन एप्पल, तो यहाँ फ़िक्रा मुकम्मल हो जाता है। तो यहाँ पर ईट्स जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये इसके यहाँ वैलेंसी 2 हो गई। तो एन एप्पल जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास डाई ट्रांजिटिव वर्ब, डाई 2 को कहते हैं, ट्राई 3 को कहते हैं। डाई ट्रांजिटिव यानी इसमें 2 ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं, इसकी वैलेंसी 3 है। इट हैज़ अ सब्जेक्ट, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है ही गेव हिम 10 रुपीज़, उसने उसको 10 रुपये दिए। यहाँ हिम जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और 10 रुपीज़ जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हो गए, मफूल 2 हो गए, फ़ाइल 1 और 2 मफूल हैं, इसलिए यहाँ पर हमारे पास 3 आर्गूमेंट हो गए, ही 1, हिम 2 और 10 रुपीज़ 3। 3 आर्गूमेंट्स, तो वर्ब के पास 3 आर्गूमेंट्स हैं, तो इसलिए इसकी वैलेंसी जो है वो 3 होगी, तो इसको डाया ट्रांजिटिव कहते हैं। तो पैसिवाइज में इस कॉन्सेप्ट का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसका पैसिवाइज नहीं बनता, और ट्रांजिटिव वर्ब और डाई ट्रांजिटिव वर्ब इसका पैसिवाइज बन जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिवाइज नहीं बनता, तो इसलिए ये आपको समझाया गया है। इसके अलावा जो अदर टाइप्स हैं वर्ब की, उसमें एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब कहते हैं इट इज़ अ वर्ब, ये ऐसा वर्ब है दैट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन 2 वर्ड्स, 2 अल्फाज के दरमियान ये लिंक पैदा करता है। इज़, आर, एम, लुक, अपीयर, फील एट्सेट्रा आर लिंकिंग वर्ब्स, ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। एग्जाम्पल है इसकी, द रूम इज़ वेरी स्पेशियस, जो कमरा है वो बहुत ज़्यादा खुला है। ये जो लिंकिंग वर्ब्स हैं ये ज़हन में रखिएगा, ये इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं, ये एक्शन वर्ब के बारे में नहीं बताते, ये हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये नॉन एक्शन वर्ब भी हैं और ये हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पे कमरा खुला है, तो यहाँ पे स्पेशियस है, ये इस जो है ये एक तो लिंक कर रहा है और दूसरा ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये अपनी वजूद में इंट्रांजिटिव होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स और इंट्रांजिटिव, इनका भी पैसिवाइज नहीं बनता। उसके बाद है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं इन अ सेंटेंस फ़िक्रे में, सो इट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो ऐसा वर्ब जो किसी मेन वर्ब की हेल्प करता है तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, और इसी तरह जो
वर्ब्स जो हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। इसमें कैन, कुड, मे, माइट ये सारे भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल है, मिसाल है, ही इज़ राइटिंग ए लेटर, वो एक खत लिख रहा है। तो जो राइट है ये मेन वर्ब है और इस जो है ये इसकी हेल्प कर रहा है। तो इस जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब है। ये यहाँ इस मिसाल में ये इस जो है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि आगे ये मेन, ये खुद ही मेन वर्ब है यहाँ पे इज़, और यहाँ ये किसी की भी हेल्प नहीं कर रहा, इसलिए ये लिंकिंग वर्ब है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें इस जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एक्शन वर्ब की मदद कर रहा है। ये हेल्पिंग वर्ब एक्शन वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे इस जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है, यानी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब की मदद कर रहा है। ये एक्शन के बारे में, इसमें एक्शन के बारे में बात होती है, इसके पैसिव वॉइस बनते हैं। आगे रेगुलर वर्ब है हमारे पास, बहुत आसान है, इट इज़ फॉर्म बाय एडिंग ईडी। तो ऐसे जो वर्ब्स हैं जिनकी फॉर्म जब हम फॉर्म ऑफ वर्ब बनाते हैं तो ईडी का इजाफा करने से बनती है। जैसे टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, तो इसकी हमने फॉर्म बनाई ईडी के साथ, तो ऐसे वर्ब को रेगुलर वर्ब कहते हैं। और इरेगुलर वर्ब इट इज़ फॉर्म्ड बाय अदर वे, जो ईडी के साथ ना बने, किसी और तरीके से बने। मिसाल के तौर पर गो, वेंट, गॉन, तो ये वेंट और गॉन है, ईडी के बगैर बने, ईडी का इजाफा करके नहीं बने, तो इस तरह इसको हम इरेगुलर वर्ब कहेंगे। तो ये ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं अपने एतबार से। आगे हमारे पास फिनिटिव वर्ब। फिनिटिव वर्ब जो है इट एक्ट्स एज द मेन वर्ब। फिनिट जो वर्ब होता है, फिनिट कहते हैं महदूद को, तो ये महदूद वर्ब होते हैं, यानी कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द नाउन, अपने नाउन के मुताबिक चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर शी वॉक्स होम, वो चलती है। अब शी जो है लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो एस का साथ इसके लगा दिया गया, तो इसके मुताबिक ये जो है वो चेंज हो गया, तो इसलिए इसको फिनिट वर्ब कहते हैं। तो उसके ओपोजिट जो है वो नॉन फिनिट वर्ब है, गैर महदूद, ला महदूद जो वर्ब होते हैं। दे कांट बी द मेन वर्ब्स, ये मेन वर्ब नहीं हो सकते। दे डू इंडिकेट टेंस, डू नॉट इंडिकेट टेंस, मूड और जेंडर। जैसे ये ऊपर मैंने मिसाल दी, इसके बरक्स ये टेंस को, मूड को और जेंडर को इंडिकेट नहीं करते, जाहिर नहीं करते। ये कौन कौन से हैं? दे आर जेरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल है। इस पर इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू तो अलहदा एक लेक्चर में होगी। तो इस सरसरी तौर पर सिर्फ ये बताता चलूँ कि ये वर्ब की पहली फॉर्म V1 + ing, ये इसको जेरेंड कहते हैं जब ये नाउन से पहले इस्तेमाल होता है और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो फिर इसको हम जेरेंड कहते हैं। और इसी तरह इन्फिनिटिव जो होता है, ये टू के बाद जब वर्ब की पहली फॉर्म लग जाए तो फिर हम इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो इसके साथ पार्टिसिपल है, इसकी दो शक्लें हैं। वर्ब के साथ ing जब लग जाए, जैसे ये जेरेंड में हुआ, ये जब ये वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ing बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो तो फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल होता है। और जब ये बतौर नाउन इस्तेमाल हो, जैसे ये जेरेंड है, तो फिर ये इसको हम जेरेंड करेंगे। जैसे स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट, तो ये स्मोकिंग जो है ये इसके फ़ौरन बाद वर्ब आ गया, तो स्मोकिंग जो है ये जेरेंड है, बतौर नाउन इस्तेमाल हो गया। इसी तरह स्मोकिंग सिगरेट ही वेंट टू कॉलेज, तो यहाँ स्मोकिंग जो है सिगरेट से फ़ौरन पहले इस्तेमाल हो गया, स्मोकिंग जो है तो ये नाउन से पहले इस्तेमाल हो गया, तो फिर इसलिए इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। और इसी तरह V3 वर्ब की तीसरी फॉर्म, ये भी जब बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल होती है नाउन से पहले, तो इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन है, इस पे इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू बाद में की जाएगी। इसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे ये लिखी हुई है, आई शुड डू माई ड्यूटी, ये तो मॉडल वर्ब की एग्जाम्पल है, इंशाल्लाह आगे इस पर अभी डिस्कस करते हैं। ये आगे ये काइंड है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स जो होते हैं ये शुड, वुड, मे, मस्ट, कुड, कैन, ऑटा, इनको हम ये फेमस मॉडल वर्ब्स हैं, मशहूर मॉडल वर्ब्स हैं। इनके बाद हम SEIS का इजाफा नहीं करते, और इसके इस्तेमालात जो हैं इस पर भी इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। एक सरसरी तारुफ जो है वो मैं आपको करवा देता हूँ कि शुड जो है ये ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ये मैंने मिसाल यहाँ पे लिखी हुई है कि आई शुड डू माई ड्यूटी, मुझे अपना काम करना चाहिए। तो शुड जो है ये ऑब्लिगेशन, ज़िम्मेदारी के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब कोई ऑब्लिगेशन हो तो उसके लिए, ज़िम्मेदारी हो तो उसके लिए ये शुड इस्तेमाल होता है।
तो इसके बाद है ये इसकी जगह एक ऑटा वर्ड इस्तेमाल होता है, यहाँ पे एक ऑटा इस्तेमाल होता है। ये मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी इखलाकी अगर जिम्मेदारी हो तो फिर हम शुड इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे वी डैश रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, वी ऑटा रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो यहाँ पे चूँकि मॉरल ऑब्लिगेशन आ गई है, सिर्फ महज ऑब्लिगेशन नहीं है, मॉरल ऑब्लिगेशन, इखलाकी जिम्मेदारी है, तो फिर ऑटा इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ऑटा का मतलब भी चाहिए ही होता है। और इसी तरह मस्ट, अगर हम इसी फिक्रे में मस्ट लगा देते हैं कि आई मस्ट डू माई ड्यूटी, मस्ट जो होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, बहुत ज़्यादा अगर जिम्मेदारी बन जाए तो मुझे ज़रूर अपनी ड्यूटी जो है वो करनी चाहिए, अपना काम करना चाहिए, तो मस्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और ऑब्लिगेशन के लिए एक वर्ड जो है हैव टू इस्तेमाल होता है और एम टू इस्तेमाल होता है। हैव टू जो होता है ये एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी बाहर से कोई आपको फोर्स कर रहा है, आई हैव टू डू माई ड्यूटी, मुझे अपना काम करना पड़ता है। तो यहाँ ऑब्लिगेशन जो है वो बाहर से आपको फोर्स की जा रही है, कोई बाहर से आपको फोर्स कर रहा है, कोई एक्सटर्नल एजेंट है जो आपको फोर्स कर रहा है कि ये काम करें, तो फिर हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ अगर हम एम टू लगाएं तो यहाँ पे इंटरनल ऑब्लिगेशन आ जाती है। ये मैंने इसलिए लिख दिए हैं ताकि ये समझने में आसानी हो, तो एक ही लेक्चर में आपको समझ आ जाए। एम टू इंटरनल ऑब्लिगेशन, आई एम टू डू माई ड्यूटी, मुझे अपना काम करना है, तो ये इंटरनल ऑब्लिगेशन है, यानी कोई बाहर से आपको फोर्स नहीं कर रहा है, आप खुद ही अपने आप को फोर्स कर रहे हैं। मैं खुद ही चाहता हूँ कि मैं ये काम करूँ, तो ये इसलिए ये इंटरनल ऑब्लिगेशन है। आई एम टू डू माई ड्यूटी, मुझे अपना काम करना है, यानी मैं खुद ही चाहता हूँ कि मुझे ये काम करना है, तो ये फिर एम टू का इस्तेमाल है। तो इसलिए ये ऑब्लिगेशन के लिए ये सारे वर्ड जो हैं वो यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो वुड है ये भी मॉडल वर्ब है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे वुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और स्पोकन सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल होता है। इसलिए ये पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी एक पास्ट हैबिचुअल एक्शन है। जैसे मेरी दादी अम्मा मुझे एक कहानी सुनाया करती थी, माई ग्रैंड मदर वुड टेल मी अ स्टोरी, तो इस तरह ये यूज़ टू की जगह पे इस्तेमाल होता है। इस पे भी इंशाल्लाह यूज़ टू पे जब बात करेंगे तो इसको मज़ीद आपको क्लियर कर देंगे। तो ये पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है वुड का इस्तेमाल जो है। इस तरह मे जो है ये परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है, प्रोबेबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। परमिशन यानी मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और इसी तरह इट मे रेन, बारिश हो सकती है, प्रोबेबिलिटी के लिए, अमकान के लिए ये मे इस्तेमाल होता है। माइट इसी की सेकंड फॉर्म है, मे की सेकंड फॉर्म माइट है। ऑटा पर बात हो चुकी है। कैन एबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ, तो इसमें आपकी एबिलिटी के लिए ये ज़ाहिर होता है ये कैन जो होता है। और इसी तरह ये परमिशन के लिए भी मे की तरह इस्तेमाल हो सकता है। कुड जो है ये कैन की सेकंड फॉर्म है, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जो जिस तरह वुड है, कुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इस तरह। मस्ट पर बात होगी या स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और हैव टू और एम टू पर भी बात होगी है। तो ये मुख्तसरन मैंने आपको सिर्फ बताया, इस पर इंशाल्लाह तफसीली लेक्चर आपको दिया जाएगा मॉडल वर्ब्स पर, और इसी तरह वर्बल पर यानी इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल पर, इस पर भी आपको एक लेक्चर दिया जाएगा। तो ये मुख्तसरन सिर्फ आपको बताया गया ताकि आपको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ वर्ब। ये वर्ब के जो बड़े बड़े जो हिस्से हैं वो कौन कौन से हैं। द 4 बेसिक फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब आर कॉल्ड द प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ वर्ब। तो 4 इसके इस नंबर 1 है इन्फिनिटिव, नंबर 2 है प्रेजेंट, नंबर 3 पास्ट, और नंबर 4 पास्ट पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव जो है ये मैंने आपको पहले भी बताया, तो इस तरह प्रेजेंट है मौजूदा वक्त के लिए, पास्ट गुजरे हुए वक्त के लिए, और पास्ट पार्टिसिपल, और इसको हम कंजुगेशन ऑफ वर्ब से भी जाहिर करते हैं। वर्ब की हालतें यानी कि क्या हैं। अ कंजुगेटेड वर्ब इज अ वर्ब, एक कंजुगेटेड वर्ब एक ऐसा वर्ब है दैट हैज़ बीन चेंज्ड, जो चेंज हो चुका हो फ्रॉम इट्स बेस फॉर्म, अपनी बेस फॉर्म से, टू एक्सप्रेस टेंस, टेंस को जाहिर करने के लिए, पर्सन, उसके पर्सन को जाहिर करने के लिए, ये इसकी वर्ब की कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर को जाहिर करने के लिए, आस्पेक्ट, उसके आस्पेक्ट को जाहिर करने के लिए, और मूड, उसके मूड को जाहिर करने के लिए, उसकी वॉइस को जाहिर करने के लिए। ये सारी पांचों जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टेंस, पर्सन, नंबर, आस्पेक्ट, मूड और वॉइस, ये सब जो है ये वर्ब की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन पर अभी हमने बात की है।
नंबर पर, पर्सन पर पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है, स्पष्ट पर। इस तरह फिर हम जब टेंस पढ़ेंगे तो इस पर गुफ्तगू हो जाएगी। इन्फिनेटिव बेस फॉर्म होती है ये वर्ब की पहली हालत है। ये वर्ब टू के बाद अगर वर्ब की पहली फॉर्म लगा दे तो इसको इन्फिनेटिव कहते हैं, मस्दर इसको कहते हैं। इसी से आगे ये बेस फॉर्म है। तो ये बेस फॉर्म वर्ब की जो है ये टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म है। अक्सर कई दफ़ा कुछ वर्ब के बाद टू नहीं लगता तो वो भी इन्फिनेटिव ही होता है, उसको हम बेर इन्फिनेटिव कहते हैं, यानी उसमें टू हज़फ हो जाता है किसी वर्ब की वजह से। जैसे द टीचर मेड मी स्टैंड, उस्ताद ने मुझे खड़ा कर दिया, तो यहाँ पे स्टैंड से पहले टू नहीं लगा, लेकिन उसको हम बेर इन्फिनेटिव कहेंगे, होता वो भी इन्फिनेटिव ही है। तो इस तरह ये टू के बगैर भी इन्फिनेटिव हो सकता है, लेकिन आमतौर पर टू के बाद जो वर्ब की पहली फॉर्म है उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, ये बेस फॉर्म है। आगे इसकी कंजुगेशन होगी, आगे मज़ीद इसकी हालतें हैं। तो स्मोक से फिर क्या बन गया, स्मोकिंग बन गया। तो ये प्रेजेंट टेंस है, आमतौर पर आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी ये इस्तेमाल होता है, तो पास्ट कंटिन्यूस में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये प्रेजेंट में इसको इस्तेमाल करते हैं स्मोकिंग जो है। तो ये स्मोक जो है ये भी प्रेजेंट फॉर्म है, और ये भी प्रेजेंट इस्तेमाल होता है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, यानी जब ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है तो हम इसको फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। कई ग्रामर्स जो है यही इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल ही यहाँ लिख देते हैं। तो ये स्मोकिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है यानी। और इस तरह ये जो स्मोक्ड है ये जो पास्ट टेंस है, यानी ये दूसरी फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल होता है, या थर्ड फॉर्म में भी ये जो है वो हैड के साथ इस्तेमाल हो जाता है, तो उस तरह ये पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। और सेकंड फॉर्म में ये पास्ट है तो इसको पास्ट टेंस यहाँ पे हम कहेंगे। और इस तरह ये पास्ट पार्टिसिपल है यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो ये बेस फॉर्म है, उसके बाद ये यानी पहली फॉर्म भी है, और फिर ये हमारे पास दूसरी फॉर्म है, और पास्ट पार्टिसिपल तीसरी फॉर्म है। इसको आमतौर पर प्रेजेंट पार्टिसिपल ये चौथी फॉर्म भी इसको कहते हैं। तो ये इस तरह वर्ब की मुख्तलिफ हालतें हैं। तो इस तरह टू पेंट है, पेंटिंग, पेंटेड और पेंटेड। तो ये इस तरह वर्ब की मुख्तलिफ जो हालतें हैं ये बयान की गई हैं। तो इस तरह इसमें ये वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, एडजेक्टिव के तौर पर। इस तरह ये पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इंशाल्लाह ये जो कन्फ्यूजन है आपकी, ये एक एम्बिग्यूटी यहाँ पैदा होती है, ज़रूर पैदा होनी भी चाहिए, तो क्योंकि ये मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह इसीलिए इस पे लेक्चर जो है वो अलग आपको दिया जाएगा कि जेरेंड में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या है, और फिर इसकी वर्ब फॉर्म में क्या डिफरेंस है, और इस तरह जो इन्फिनेटिव है, और इसी तरह जो मॉडल वर्ब्स पर तो सैर हासिल गुफ्तगू इंशाल्लाह की जाएगी। तो उम्मीद है ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो यानी करैक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ वर्ब, इसमें जो अहम जो वर्ब की जो खसूसियात हैं उस पर गुफ्तगू हो गई है, और इस तरह उसकी टाइप्स पर गुफ्तगू हो गई है, और मज़ीद भी जो टाइप्स हैं वो वक्तन फ़वक्तन उस पर गुफ्तगू होती जाएगी। ये एक MCQs प्रैक्टिस टेस्ट है, इसको आपने सॉल्व करना है, और फिर सॉल्व करके जो है वो मुझे इसके जो आंसर हैं वो सेंड कर दें। तो मे अल्लाह ब्लेस यू विद सक्सेस। अल्लाह हाफिज़।